पूर्वक सुनिए। हुआ ये कि मैंने कहा था कि भौतिक परिवर्तन का आधार व्यावसायिक क्रांति ने तैयार किया था। व्यावसायिक क्रांति ने तो वैचारिक परिवर्तन का आधार तैयार किया पुनर्जागरण ने। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अब दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वो होगा धर्म सुधार आंदोलन, या दोनों की वजह से धर्म सुधार आंदोलन होगा। देखो बेटा, ये टॉपिक अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, थोड़ी देर तक मेरा लेक्चर सुनोगे तब समझ में आ जाएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन, और धर्म सुधार आंदोलन से यूरोप में वाणिज्यवाद आएगा, और फिर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव होगा, तो यही मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था, बट समझाया नहीं है, अब समझाने चल रहा हूं, है ना। क्रम से इस टॉपिक पर आऊंगा। तो यहां पर क्या है कि अभी तो मैं जो है ये इनकी बात करूंगा। सभी लोग मेंटली प्रेजेंट रहें। सुनीता लिख रहे हैं, सर जी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है क्या? बेटा, जो कुछ विश्व में हुआ उसी का प्रभाव बाद में भारत पर पड़ा, है ना। तो बिल्कुल संबंधित है विश्व इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। दोनों में आप बहुत कुछ ऐसा पढ़ोगे जो लगेगा कि अरे ये तो विश्व इतिहास में भी हुआ है, या इस देश में हुआ है, ये तो भारत में भी हुआ है, तो बिल्कुल संबंधित है। चंद्र लिख रहे हैं, प्लीज येलो पेन का यूज करें। आप लोगों को दिखेगा क्या? बहुत ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अच्छा चलिए, मैं यूज करूंगा, अगर नहीं दिखे तो बताइएगा, ठीक है। अब मैं कुछ देर तक बोलने चल रहा हूं, कुछ देर तक समझाऊंगा, तभी बातें क्लियर समझ में आएंगी। मैं आगे बढ़ूं, सभी लोग मेंटली प्रेजेंट है ना? एक बार फिर कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि एक बार मैं समझाना शुरू करूंगा तो थोड़ा सा इमोशनली इतिहास पढ़ाता हूं मैं, तो मैं बोलना शुरू करूंगा तो तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझा नहीं ले जाऊंगा। अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है ना। अभी क्लास स्टार्ट होने ही चल रही है, ठीक है, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। तो बेटा, व्यावसायिक क्रांति कैसे आई? पहले तो यही आपको जानना है। व्यावसायिक क्रांति के बाद मैंने कहा था कि यूरोप में बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि ये जो कुछ आप पढ़ने वाले हैं ये आधुनिक पश्चिम का उद्भव है। जो मध्यकालीन व्यवस्था थी वो समाप्त होगी, अब आधुनिक व्यवस्थाएं स्थापित होंगी। और वो आधुनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, कैसे स्थापित हुई, पुराने खंडहर कैसे टूटे, नए भवन का निर्माण कैसे हुआ, वही समझाने चल रहा हूं। कल मैं आपको एक घटना बता रहा था कि यूरोप में महामारी आई थी, उसे ब्लैक डेथ कहते थे, और उसमें बहुत से लोग मर गए थे। मैंने उस समय एक और शब्द बोला था, अकाल, कि अकाल की वजह से यूरोप में बहुत से लोग मरते रहते थे। बेटा देखो, अकाल अलग है, ब्लैक डेथ महामारी अलग है। एक कंफ्यूजन आई थी मेरे पास, इसीलिए क्लियर कर रहा हूं। तो ब्लैक डेथ अलग है और अकाल अलग था। ब्लैक डेथ जो है वो एक महामारी थी, और उस महामारी में बच्चों करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों की जनसंख्या खत्म हुई थी। इसीलिए कल मैं आप लोगों से कह रहा था कि यूरोप में क्या हुआ कि बहुत से लोग मर गए, अब कुछ लोग बचे। तो जब बहुत से लोग थे तो मार्केट में बहुत वस्तुएं भी थीं, अभी बहुत जनसंख्या समाप्त हो गई, तो मार्केट में वस्तुएं बहुत थीं। अब वस्तुओं के रेट नीचे आए। जब वस्तुओं के रेट नीचे आए तो आर्थिक रूप से जो बहुत पिछड़े थे वो भी अब वस्तुएं खरीद सकते थे, उन्होंने वस्तुएं खरीदी। अब एक बार वो भी नई नई वस्तुएं खरीदने की तरफ आकर्षित हुए, उन्हें ये सब कुछ अच्छा लगा, तो धीरे धीरे करके वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों, अगर गौर से इस बात को समझो कि यूरोप में यदि बहुत सी जनसंख्या ब्लैक डेथ से मर गई, तो विचार करो अब लोग कम हैं,
लोग कम हैं। ऐसे में सोच करके देखो, अगर किसी को मजदूर भी चाहिए ना, तो बेटा जब मजदूर सीमित होंगे तो मजदूर मजदूरी ज्यादा मांगेंगे। देखो मैं कोई बहुत गंभीर या कठिन बात नहीं कर रहा, बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओ सब समझ में आएगा। ये दिमाग से प्रेशर हटा दो कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बहुत कठिन है ये सब हटा दो बेटा। आप लोगों के पास इतनी प्रतिभा है कि आपके लिए कुछ नहीं कठिन है। आप मानव हो बच्चों, आप ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हो ईश्वर की। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। ये हम आप हैं जो आज चांद और मंगल पे पहुंच रहे हैं। आपकी क्षमता असीमित है। आप अपनी सोच से उसको सीमित मत करो। एकदम बस मस्त होकर एंजॉय करते हुए पढ़ो, देखिए चीजें कितनी आसान हैं, और हंसते हंसते आप सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ, पढ़ते रहना होगा, मैं ये नहीं करता हंसते ही रहो फिर पढ़ना छोड़ दो। आराम से पढ़ो, प्रेशर लेकर के मत पढ़ो। तो ऐसे में मैं ये कह रहा था कि अब क्या होगा कि मजदूर कम होंगे तो वो मजदूरी की मांग ज्यादा करेंगे। सोचो, उनकी आय बढ़ेगी, मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनका रेट कम हुआ है। बात को समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में क्या होगा कि जब लोग वस्तुएं खरीदेंगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि व्यवसायिक क्रांति आएगी। क्रांति का मतलब धीरे धीरे आएगी, बट आएगी। और कल मैंने एक सेंटेंस यूज किया तो आप में से कई लोग आश्चर्यचकित थे कि सर ये आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया। क्लास समाप्त होने वाला था तो मैं उसमें बहुत डिटेल से नहीं बोला। मैंने कहा था कि बेटा जब व्यवसायिक क्रांति आएगी तो जो गतिहीन सामंती क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी, भाई सामंत का मतलब छोटे से क्षेत्र का मालिक, उस छोटे से क्षेत्र में किसानों को, अपने लोगों को बांध करके रखता था। तो उसी छोटे से क्षेत्र में रह करके लोग अपना रहते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, टहलते थे। आज की डेट में तो नहीं बच्चों। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। मुझे याद है मेरे बचपन में गांव में मेला लगा करता था। तो गांव के लोग जो खेती किसानी करते थे, घर पे रहते थे, दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं था, कहीं ज्यादा आना जाना नहीं था। उनको कुछ खरीदना भी होता तो गांव में छोटी सी मार्केट लगती थी, आज भी लगती है, बट अब तो भारत बहुत बदल चुका है। मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। तो कभी कभी मेला लगता था, वहां पर जाकर के लोग वस्तुएं बेचते थे। छोटा सा बाजार लगता था तो वहां पर भी जाकर के लोग अपना वस्तुएं खरीदते थे। तो जो बेटा अर्थव्यवस्था थी वो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी। अब जैसे देखो, आज भारत में किसी राज्य में जाकर कोई व्यापार कर रहा है, पूरे देश में घूम घूम करके व्यापार कर रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग कंपनियां खड़ी करके पूरे विश्व में वस्तुएं सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। बात को समझ रहे हैं? जब सामंत लोग हुआ करते थे तो उनके अधीन क्षेत्रीय थी अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय थी। तो वही मैं कह रहा था कि जब व्यवसायिक क्रांति होगी, व्यवसायिक क्रांति के पश्चात धीरे धीरे, क्योंकि बहुत कुछ बदलेगा। अच्छा चलो मैं और स्पष्ट करता हूं। व्यवसायिक क्रांति कोई एक दिन में तो आई नहीं, धीरे धीरे आई। मैंने एक सेंटेंस बोला था कि गतिहीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, गतिहीन सामंती क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था गतिशील विश्व अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। आप लोगों में से कुछ लोग इस बात को समझे नहीं थे, चलो अभी स्पष्ट कर देता हूं हुआ क्या था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा बेटा। ये जो व्यवसायिक क्रांति है, जैसा कि मैंने कहा, एक दिन में नहीं आई, बहुत वक्त लगा। ब्लैक डेथ महामारी के बाद यूरोप में बहुत कुछ बदला। धीरे धीरे लोग वस्तुओं की मांग करने लग गए, और ऐसे में यूरोप में एक ऐसा नया वर्ग आया जो विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बढ़ा दिया। ध्यान से सुना, विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बढ़ा दिया। और विलासिता संबंधी जो वस्तुएं थी वो सर्वाधिक मिलती थी यूरोप के ईस्ट से, भारत जैसे देश से। भारत से रेशम का कपड़ा जाता था। रेशम का कपड़ा यूरोप में महिलाओं को बहुत पसंद था। और आप तो जानते हैं, अगर एक बार महिलाएं अपने पति से कह दें कि हमें रेशम का कपड़ा चाहिए, तो पति को लाना पड़ेगा। चाहे वो मार्केट में जाके वस्तुएं खरीदे या उसको भारत आना पड़े, वो लेके आएगा।
ऐसे ही नहीं ये सब डायलॉग मारे जाते कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। आपको क्या लगता है ये सब डायलॉग सिर्फ भारत में ही चलते हैं, यूरोप में नहीं चलते थे? तो चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं लोग, तो यहां तो विलासिता संबंधी कुछ वस्तुओं की मांग है बस। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व की जो विलासिता संबंधी वस्तुएं थी उसकी मांग यूरोप के मार्केट में बढ़ चुकी थी, बढ़ती ही गई। और जब मांग बढ़ेगी बेटा तो जाहिर सी बात है कि उसकी पूर्ति भी होगी। और मांग जब बढ़ती है तो उनकी जो पूर्ति करते हैं वो व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी होते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि पहला कारण तो यह है कि एक ऐसा वर्ग यूरोप में आ गया था जो विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बढ़ा रहा था, तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात समझो, यह बात सबको पता थी कि पूर्व की तरफ आने के लिए यदि यूरोप से कोई पूर्व की तरफ आता है तो या तो जमीन के रास्ते से आ सकता था या पानी के रास्ते से आ सकता था। बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पानी के रास्ते व्यापार करना आसान कार्य होता है या जमीन के रास्ते से? जैसे मान के चलो आपको बहुत सी वस्तुएं लेकर यूरोप जाना है, तो जमीन के रास्ते जाना ठीक है या पानी का जहाज लेके चले जाओ? आप जरा आप कमेंट करके बताइए क्या ज्यादा सही रहेगा। बताएं, पानी के रास्ते व्यापार करना ज्यादा आसान था विश्व में या जमीन के रास्ते? बिल्कुल पानी के रास्ते, पानी के रास्ते ज्यादा आसान कार्य था। अब जाहिर सी बात है कि बेटा जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं उस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी। पानी के जहाज लेकर के लोग जाया करते थे, समुद्री रास्तों से व्यापार करते थे। और सोच करके देखो, जब समुद्री रास्ते से कोई कहीं जाता था ना तो उसको पता भी नहीं चलता था कि रास्ता कितना लंबा होगा। पता चला समुद्र में कहीं भटक गए तो गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे ही नहीं। बेटा बड़ी समस्या होती थी। कितने बेचारे समुद्री रास्तों से अगर कहीं जा रहे हो तो रास्ते में मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां गए। कोलंबस जिस समय भारत के लिए मार्ग खोजने निकला था ना, सोच करके देखो, शिप में एक लिमिट में भोजन और पानी रख करके चलते थे लोग, अनलिमिटेड थोड़ी नहीं होगा। और समुद्र के बीच में भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, समुद्र का पानी नहीं पी सकते आप। कोलंबस जब निकला अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, बहुत से लोग उसके साथी भूख से मरने लग गए, बेहोश हो गए। सब कह रहे थे कोलंबस लौट चलो, कोलंबस लौट चलो, आगे मत चलो वरना भारत नहीं पहुंचेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। पर आप जानते हैं रिकॉर्ड वही कायम करता है जो थोड़ा सा जुनूनी होता है। ये छोटी मोटी लहरों से डरकर पीछे आने वाला व्यक्ति नहीं, सुना होगा ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोलंबस ने कहा मर जाएंगे ठीक है बट चलेंगे, पहुंचेंगे। और फाइनली वो पहुंचा। अब अपने हिसाब से तो इंडिया ही पहुंचा था, ये अलग बात है वो अमेरिका पहुंच गया था। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में, अच्छा सनी लिख रहे हैं बफरिंग हो रही है, क्या सभी लोगों के साथ समस्या है? एक बार क्लियर करें, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सभी लोग क्लियर करें, मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों के साथ समस्या है, बाकी लोग सुन पा रहे हैं। चलो ठीक है, ज्यादातर लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि ऐसे में अब समुद्री मार्ग से व्यापार करना बहुत कठिन कार्य होता था। लेकिन इस काल में क्योंकि अब व्यापार बढ़ रहा था तो बेटा नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ, नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ। इस काल में नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ।
नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ, है ना। तो नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक यंत्र था कुतुब नुमा अथवा कंपास, वो समुद्र में दिशा बताता था कि किस दिशा में यात्रा हो रही है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। तो जाहिर सी बात है कि जब नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ, इससे व्यापार के लिए कहीं आना जाना समुद्री मार्ग से आसान हो जाएगा, समुद्री मार्ग से आसान हो जाएगा। और तीसरा कारण, ये व्यवसायिक क्रांति क्यों आई, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक और कारण समझो, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था यूरोप से भारत आने के जो मार्ग थे उसको नौ परिवहन, बेटा वो समुद्री जहाज जो बोलते हैं उसे बोलते हैं, आप बोलते हैं नौसेना। नौसेना तो क्या है, वो वही मैं बात कर रहा था। नौ परिवहन मतलब समझो नौ का, शिप की बात हो रही है, शिप से कहीं आना जाना। तो यहां पर यह है, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को याद होगा यूरोप से भारत आने के प्रचलित मार्ग मुस्लिम शक्तियों ने रोक दिए, अवरुद्ध कर दिए। और जब मार्ग अवरुद्ध कर दिए तो इसके बाद हुआ ये कि भारत के लिए नए मार्ग की तलाश हुई। अमेरिका जाने के लिए मार्ग की तलाश की गई, बल्कि अमेरिका की तलाश हो गई, अमेरिका को खोज लिया गया। और मैं कल यही आपको समझा रहा था, यदि आप इस तरह से वर्ल्ड मैप पर गौर करें, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, कल तक इधर से आने का मार्ग था, मुस्लिम शक्तियों ने इसे रोक दिया। अब यहां से भारत आने का नया मार्ग तलाशा गया, इधर अमेरिका पहुंचने के लिए मार्ग मिल गया। तो मैं ये कह रहा था कि कल तक व्यापारिक गतिविधि जो है यूरोप और अफ्रीका के मध्य स्थित भूमध्य सागर केंद्र था व्यापारिक गतिविधियों का। आज जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो मुड़ गई और अब यहां पर कौन सा महासागर है, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ गई। और बेटा यहां से निकल करके उत्तर अमेरिका पहुंचना, दक्षिण अमेरिका पहुंचना, अफ्रीका पहुंचना, इधर एशिया पहुंचना आसान होता जाएगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था ना, तो भारत से जो मसाला खरीद के यूरोप ले गया था उसे 60 गुना फायदा मिला था, 60 गुना प्रॉफिट मिला था। 1 लाख का मसाला ले ले तो 60 लाख प्रॉफिट होगा उसे। बेटा जब इतना फायदा हो रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा? और जब व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, तेजी से लोग व्यापार की ओर आकर्षित होते जाएंगे, तो क्या होगा, व्यवसायिक क्रांति। आप देखेंगे शुरुआत में यहां से पर स्थित पुर्तगाल और वहां की कंपनी भारत आएगी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों को भारत के व्यापार से इतना प्रॉफिट होगा, पड़ोसी का डेवलपमेंट पड़ोसी से बर्दाश्त नहीं होता। आप अभी चले जाइए अमेरिका और 2-4 करोड़ रुपए कमा के आइए 2-4 वर्ष में, देखिए आपके गांव मोहल्ले के सारे लोग अमेरिका की तरफ भागना शुरू करेंगे कि हम भी चल करके वहां से कमा के आते हैं। बेटा कल तक ये लोग अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले, अपने अपने क्षेत्र में सीमित थे। किसी बच्चे ने भी लिखा था कूप मंडूक, कुएं का मेढक, उससे बाहर का संसार नहीं देखता। ये कुएं के मेढक की तरह रहने वाले, जिनको बाहर के संसार के बारे में नहीं पता था। पता होता तो इधर अमेरिका था, इनको यही जानकारी होती, इतना तक नहीं पता था। आज तक ही बाहर नहीं निकले। आज इनको व्यवसाय को जो बढ़ावा मिला, उससे जो प्रॉफिट है, वस्तुओं की जो मांग है, उसकी पूर्ति करने में जो प्रॉफिट है, उसकी लालसा ने खींचा बहुत से लोगों को। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में अब आप देखेंगे कि यहां से पुर्तगाली कंपनी भारत आई, कल को जो है हॉलैंड से डच कंपनी, ब्रिटेन से ब्रिटिश कंपनी, फ्रांस से फ्रांसीसी कंपनी, यह कंपनियां भारत आएंगी तेजी से व्यापार करने के लिए, उससे प्रॉफिट लेने के लिए। यूरोप के व्यापारी अमेरिका में पहुंच करके वहां से व्यापार करके लाभ प्राप्त करेंगे। यूरोप के व्यापारी दक्षिण अमेरिका में पहुंच करके वहां से व्यापार करके लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस कारण से व्यवसायिक क्रांति आई। और बेटा एक बात और,
मेंटली प्रेजेंट रहते हुए मेरी बातें सुनना। व्यापार कल भी होता था, व्यापार आज भी हो रहा है। परिवर्तन बताऊं क्या हुआ? कल तक लोग अपने ही घर में वस्तुएं बनाकर बाजार में ले जाके बेचते थे, जैसा कि आज भी गांव में होता है। बहुत से लोग मिट्टी का बर्तन घर पे बनाकर मार्केट में ले जाके बेच देंगे। लोहार लोहे का हथियार औजार बनाकर मार्केट में ले जाके बेच देगा। कल तक यही होता था, पर आज इतनी तेजी से लोगों को व्यापार से प्रॉफिट हुआ कि कई लोगों के पास बहुत पैसा था तो उन्होंने अकेले अपने दम पर कंपनी खड़ी कर ली। अकेले व्यक्ति स्वयं सामान बनाता, स्वयं बेचता, बात छोड़ो, अब कंपनी के मालिक सैकड़ों वर्कर को अपने यहां रख करके वस्तुएं बनवा करके मार्केट में बेचते थे। तो अब रेगुलेटेड कंपनियां आ गई। मैं कंपनी ओपन करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, 10 लाख रुपए चाहिए कंपनी ओपन करने में, मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख है, तो मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलूंगा कि भाई 2.5 लाख लगाओ, 4 लोग मिल करके कंपनी ओपन करेंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त उपक्रम की कंपनी। कई लोग मिल करके, आज भी देखो बहुत सी कंपनियां जो है शेयर निकालती हैं, मतलब उसका शेयर खरीद के आप कंपनी के पार्टनर हो सकते हैं। बेटा, कल तक वस्तु के वितरण का केंद्र दुकान या स्टोर था, आज वस्तु के वितरण का केंद्र रेगुलेटेड कंपनी हो गई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापार करेंगी, विश्व में जा जा करके व्यापार करेंगी। इसीलिए बच्चों में बोल रहा था कि कल तक जो व्यवस्था थी यूरोप की, गतिहीन सामंती क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, गतिशील विश्व अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। यही कूपमंडूक लोग निकल करके अमेरिका, अफ्रीका, भारत, चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया, पूरे विश्व के साथ व्यापार कर करके बहुत प्रॉफिट निकालेंगे। और बच्चों सोच करके देखो, देश का डेवलपमेंट मैं आपको क्या बताऊं, मुट्ठी भर लोगों की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आकर के संपूर्ण भारत को गुलाम बना डाला था। आने वाले समय में संपूर्ण भारत को गुलाम बना देगी वो कंपनी। कुछ छोटा मोटा क्षेत्र स्वतंत्र है, बात अलग है भारत का। तो ये जो कुछ हो रहा है अभी स्टार्टिंग में, उससे व्यवसायिक क्रांति आई। और इस समय लोगों के पास पैसा आता जा रहा था तो मुद्रा और बैंकिंग का विकास होने लगा। भाई बैंक क्या, कोई बिजनेस करना चाहता है तो बैंक इंटरेस्ट पर उसको पैसा दे देगी, बैंक का भी प्रॉफिट। बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो पैसा लेते हैं बैंक से, और कई तो लेके भाग भी जाते हैं। विजय माल्या अभी तक भारत नहीं आए हैं, है ना। तो मुद्रा और बैंकिंग का विकास हुआ। जब सामंती व्यवस्था कायम हुई थी तो व्यापार वाणिज्य, मुद्रा बैंकिंग की भूमिका सीमित हो गई थी। आज व्यवसायिक क्रांति से इनकी भूमिका बढ़ गई। तो बच्चों, ये था व्यवसायिक क्रांति, ये थी